हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुकेश बिश्नोई एजू हेल्पर के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी हिस्ट्री हम लोग कर रहे थे और 10th क्लास के 4 लेसन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन 4 लेसन्स की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कीजिए और उन वीडियोज़ को देखिए। वन लाइनर और एमसीक्यूज़ साथ में अध्याय का संक्षिप्त परिचय हम लोग इन वीडियोज़ में कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक 10th क्लास का 5th लेसन औद्योगिकरण का युग, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे के चैप्टर्स और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। कंप्लीट हिस्ट्री हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही पॉइंट है संक्षिप्त परिचय के अंदर, नई सदी का उदय नामक चित्र। नई सदी का उदय, ये किसी चित्र की एक जो टाइटल जिसको हम बोल देते हैं, चित्र का टाइटल या चित्र को नाम दिया गया था नई सदी का उदय। तो इसका क्या डिटेल है देखते हैं। अमेरिका में E.T. पॉल नामक म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में संगीत की एक किताब की जिल्द पर यह तस्वीर छापी थी, जो भविष्य की ओर उन्नति की तीव्र उड़ान को दिखाती है। ध्यान रखेंगे, नई सदी का उदय, अमेरिका की कंपनी है E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी। संगीत की किताब की जिल्द पर यह तस्वीर छापी थी और सन 1900 रहेगा। इसका मतलब क्या था? भविष्य की जो उन्नति की तीव्र उड़ान को ये दिखाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राच्य। प्राच्य क्या है? भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश। आमतौर पर यह शब्द एशिया के लिए प्रयोग किया जाता है। पश्चिमी नजरिए में प्राच्य क्षेत्र पूर्व आधुनिक, पारंपरिक एवं रहस्यमय थे। तो पश्चिमी नजरिए के अंदर देखें तो प्राच्य क्षेत्र जो है आमतौर पर एशिया के लिए प्रयोग किया जाता है और पूर्व आधुनिक, पारंपरिक और रहस्य में ये रहेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आदि औद्योगिकरण। वह काल जब इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमानों पर उत्पादन होने लगा। यानी कि इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले जो औद्योगिकरण का युग था, उससे पहले इंटरनेशनल बाजार के लिए जो उत्पादन होने लगा था उसको हम कहते हैं आदि औद्योगिकरण का युग। ठीक है। नेक्स्ट है 17वीं और 18वीं शताब्दी में उत्पादन। तो उस समय यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव के किसानों और कारीगरों को पैसा देकर उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। तो ये आगे के पॉइंट है, इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्टेपलर, ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या छांटता है। स्टेपल करता है या छांटता है। फुलर, ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है, यानी चुनट्टों के सारे कपड़े को समेटने वाला, क्या कहलाएगा? फुलर। कार्डिंग, वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है, इसको कहेंगे कार्डिंग। तो स्टेपलर, फुलर और कार्डिंग तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने को याद रखने हैं ये। नेक्स्ट, कारखानों का उदय। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले। सबसे पहले इंग्लैंड में, और कब? 1730 के दशक में। परंतु इनकी संख्या में तीव्रता से इजाफा 18वीं सदी के अंत में हुआ। नेक्स्ट है इंग्लैंड का सूती वस्त्र उद्योग। कपास जो है नए युग का पहला प्रतीक थी। अगर ऑप्शन क्वेश्चन मिले अपने को कि नए युग का पहला प्रतीक, तो कपास को माना जाएगा। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात करता था। 1787 में बढ़कर 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया और कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के प्रथम चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। नेक्स्ट है लौह एवं इस्पात उद्योग। तो 1840 के दशक में इंग्लैंड में और 1860 के दशक में उसके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने से इंग्लैंड का लौह एवं इस्पात उद्योग तेजी से बढ़ा। 1873 तक ब्रिटेन
के लौह और इस्पात का निर्यात मूल्य 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है स्पिनिंग जेनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पिनिंग जेनी। जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1764 में बनाई गई इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग कम कर दी। एक ही पहिया घुमाने वाला मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे जो है बुनने लग गए थे। इसका विरोध भी काफ़ी हुआ था, तो ध्यान रखेंगे। स्पिनिंग जेनी मशीन जो है कताई के अंदर यूज होती है और जेम्स हरग्रीव्स ने इसका निर्माण किया 1764 में। इसके बाद भारतीय कपड़े का युग। तो मशीनी उद्योगों के युग से पहले इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय जो रेशमी और सूती उत्पाद थे उनका बहुत दबदबा था। सूरत, मछलीपट्टनम और हुगली के कपड़ों बंदरगाहों से कपड़ा निर्यात होता था। 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों का यह नेटवर्क टूटने लगा था, क्योंकि इस टाइम तक फिर जो मशीनों का युग जो है शुरू होने लग गया था, तो उससे ये नेटवर्क जो है हाथ से जो भारत के अंदर कपड़ा बनाया जाता था उसका मार्केट थोड़ी सी डाउन हो गई थी। तो भारतीय बुनकरों का क्या हुआ फिर? मशीनी युग का आरंभ होने से भारतीय बुनकरों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अनेक प्रतिबंध लग गए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि हमारी मशीनों से बना हुआ जो सस्ता कपड़ा होता है वो जो लोग खरीदें, तो उनका उत्पादन ज़्यादा हो और उनका व्यापार चले। इसलिए उन्होंने भारतीय बुनकरों का जो कपड़ा बनाने का काम था उसको बंद करने के लिए उनके ऊपर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए। आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला ही पॉइंट है इसके अंदर गुमाश्ता। गुमाश्ता अंग्रेजों द्वारा नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी जो बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने का काम करता था। ये कौन करता था? गुमाश्ता। अंग्रेजी सरकार द्वारा नियुक्त था ये और वेतनभोगी कर्मचारी था। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट। भारत में मैनचेस्टर का आना। तो ये मैनचेस्टर जो है ब्रिटेन का एक शहर है। तो मैनचेस्टर ब्रिटेन का एक प्रसिद्ध वस्त्र उद्योग केंद्र है। 19वीं सदी के आरंभ में इस शहर से भारतीय बाजारों में बहुत अधिक मात्रा में सूती वस्त्र आया, जिससे भारतीय उद्योगों की कमर तोड़ दी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास भारत में फैक्ट्रियों का आना। पहले तो भारत में मैनचेस्टर का आना, यानी कि जो मैनचेस्टर का कपड़ा भारत में आने लगा तो भारतीय उद्योगों की जो मार्केट डाउन हो गई थी थोड़ी। भारत में फैक्ट्रियों का आना, ये क्या कहता है? बम्बई में पहली कपड़ा मिल 1554 में लगी। पहली कपड़ा मिल है, ये ध्यान रखेंगे, इंडिया में भी और बम्बई में भी। बम्बई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी। 1862 तक बम्बई में 4 कपड़ा मिलों की स्थापना हुई। देश में पहली जूट मिल 1855 में बंगाल में लगी। तो ये ध्यान रखेंगे, पहली कपड़ा मिल बम्बई में 1854 में और पहली जूट मिल बंगाल में 1855 में। 1874 में मद्रास में पहली कपड़ा मिल लगी थी। प्रारंभिक उद्यमी कौन थे जो इंडिया के रहेंगे हमारे, उनको देखते हैं। द्वारकानाथ टैगोर सबसे पहले ही है। द्वारकानाथ टैगोर, उन्होंने बंगाल में उद्योगों की स्थापना की थी। डिनशॉ पेटिट जो है बम्बई के प्रसिद्ध उद्योगपति रहेंगे। J.N. टाटा, आज के हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत बड़ा नाम है टाटा, जो 1912 में टिस्को की स्थापना इन्होंने की थी। मोस्टली इनका लौह इस्पात से जुड़ा हुआ कारोबार है। और सेठ हुकमचंद इसके अंदर रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 1917 में कलकत्ता में जूट मिल इन्होंने लगाई थी। तो ध्यान रखेंगे ये द्वारकानाथ टैगोर, डिनशॉ पेटिट, J.N. टाटा और सेठ हुकमचंद, ये हमारे पास रहेंगे जो पहले उद्योगपति हैं हमारे इंडिया के, हिंदुस्तान के इतिहास के प्रारंभिक उद्योगपतियों के अंदर रहेंगे। आगे हमारे पास पहला विश्व युद्ध, भारतीय उद्योग। तो पहला विश्व युद्ध जो था इसके अंदर भारतीय उद्योगों को
काफ़ी मुनाफा हुआ था, क्योंकि जो ब्रिटेन के उद्योग थे वो युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने में व्यस्त थे और उनका उत्पादन भी डाउन हो गया था। तो क्या देखते हैं, पहले विश्व युद्ध में वस्तुओं की अत्यधिक मांग बढ़ जाने के कारण भारतीय उद्योगों ने बहुत तरक्की कर ली थी। तो पहला विश्व युद्ध था, उसके अंदर भारतीय उद्योगों की जो मांग बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के उद्योग थे वो युद्ध की वस्तुओं की पूर्ति में लगे हुए थे और उनकी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति भी चाहिए थी। तो इसलिए भारत के उद्योगों को अच्छा मौका मिला उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का, और उन्होंने अपना जो वर्सोव एक बार फिर से स्थापित किया। इसके बाद आता है फ्लाईस्टल। यह रस्सियों और पुलियों के द्वारा चलने वाला एक यांत्रिक औजार है। इसका बुनाई के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? फ्लाईस्टल का। यह क्षैतिज धागे को लंबवत धागे में पिरो देता है। फ्लाईस्टल के आविष्कार से बुनकरों को बड़े करघे चलाना और चौड़े अर्ज का कपड़ा बुनने में सहायता मिली। तो इतना लंबा चौड़ा अपने को याद नहीं रखना है क्या हुआ, लेकिन अपने को ये याद रखना है फ्लाईस्टल जो कपड़ा निर्माण की प्रक्रिया होती है उसके अंदर यूज की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास इसके क्वेश्चन देखेंगे। सन 1900 में संगीत की किताब किस कंपनी ने प्रकाशित की? वन लाइनर क्वेश्चन है। तो E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी जो थी उसने ये किताब प्रकाशित की थी। नेक्स्ट है, नई सदी का उदय, डॉन ऑफ द सेंचुरी चित्र क्या था? तो यही जो किताब थी इसके ऊपर ही था ये। तो न्यूयॉर्क की E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी द्वारा 1900 में संगीत की एक नई किताब की जिल्द पर प्रकाशित किया गया चित्र जो आधुनिक उन्नति का प्रतीक था। ये प्राच्य शब्द क्या था? तो प्राच्य का जो एशिया के लिए प्रयोग किया जाता था पश्चिमी राष्ट्रों के द्वारा, हमने पहले डिस्कस कर लिया। आदि का क्या मतलब होता है? आदि का मतलब होता है किसी चीज़ की पहली या प्रारंभिक अवस्था, शुरुआती दौर जिसको हम कहेंगे। नेक्स्ट है, औद्योगिकरण को प्राय किस चीज़ के विकास के साथ जोड़कर देखते हैं? तो कारखानों के विकास को हम औद्योगिकरण के विकास के साथ जोड़कर देखते हैं। नेक्स्ट, गिल्ड्स किसे कहते हैं? तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में व्यापारियों के समूह को गिल्ड्स कहते थे। गिल्ड्स से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे, नए व्यवसाय में लोगों को आने से रोकते थे। तो क्या रहेगा? गिल्ड्स जो है आज के टाइम में हम जिसको यूनियन कह देते हैं, तो 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर व्यापारियों के समूह को गिल्ड्स कहा जाता था। नेक्स्ट, स्टेपलर, ऐसा व्यक्ति जो ऊन के हिसाब से स्टेपल करता है या कपड़ा छांटता है। ऊन को स्टेपल करता है और छांटता है उसको कहेंगे स्टेपलर। फुलर क्या होएगा? जो चुन्नटों के सारे कपड़े को समेटता है। कार्डिंग क्या होएगा? कपास या ऊन आदि की रेशों को कताई के लिए तैयार करना कार्डिंग कहा जाता है। कपड़ा उत्पादन के 3 चरण कौन से होते हैं? तो 3 चरण क्या होंगे? कपास या ऊन के रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है तो सबसे पहला ही पॉइंट कार्डिंग, आफ्टर देन उसको काटना और फिर उसको लपेटना। ये कपड़ा उत्पादन के रहेंगे 3 चरण। नेक्स्ट हमारे पास है, कारखानों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? तो 1730 के दशक में इंग्लैंड में हुआ था और प्रारंभिक उद्योग कपड़ा निर्माण से रहेंगे। इंग्लैंड में सबसे पहले सूती वस्त्र का विकास हुआ था, यही पॉइंट आ गया अगला। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सबसे पहले किसने सामने रखी? तो रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सबसे पहले जो ब्रिटेन के अंदर सामने रखी थी इसकी। और 1730 के दशक में उद्योगों का विकास होने लगा था, इंग्लैंड के अंदर कारखाने शुरू हुए थे और सबसे पहले सूती वस्त्र से रिलेटेड कारखाने रहेंगे। सूती कपड़ा उद्योग के बाद इंग्लैंड के अंदर दूसरा जो उद्योग था वो लोहा और स्टील उद्योग रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो भाप के इंजन का आविष्कार न्यूकॉमेन द्वारा किया गया था और जेम्स वाट ने न्यूकॉमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किए। ध्यान रखिएगा, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? न्यूकॉमेन। और जेम्स वाट जो है इसने न्यूकॉमेन ने जो इंजन बनाया था उसके अंदर सुधार किए थे। ये पॉइंट नोट करने लिया है। नेक्स्ट हमारे पास 19वीं सदी में यूरोप के
कुछ उद्योगपतियों द्वारा मशीनों को पसंद न किए जाने के 2 कारण। तो क्या रख रखाव पर खर्च आता था और लोग जो मशीनों की अपेक्षा हाथ से बने उत्पाद ज़्यादा पसंद करते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने और कब किया? तो जेम्स हरग्रीव्ज ने 1764 में जेम्स स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंचने वाले 2 प्रमुख बंदरगाह, हाशिए पर पहुंचने यानी कि जो एक तरीके से हम कहें अपने अंत को प्राप्त करने वाले या ख़त्म होने वाले, या फिर जिनकी वैल्यू डाउन हो जाए, जिनका एक टाइम से जो उद्योग धंधा के रूप में इस्तेमाल करना बंद हो जाए, तो ऐसे कौन से 2 उद्योग थे? तो सूरत और मछलीपट्टनम, ये 2 उद्योग थे। और इन दोनों उद्योगों के हाशिए पर पहुंचने से बम्बई जो है वो ट्रेंड में आ गया था एक टाइम के लिए, जो आज भी अपने आप को देश की आर्थिक राजधानी के रूप में बनाए हुए हैं। तो सूरत और मछलीपट्टनम के अंत के साथ साथ जो बम्बई है वो एकदम से जो चलन में आया था। नेक्स्ट है, सूरत व हुगली के पुराने बंदरगाहों का स्थान किन 2 नए बंदरगाहों ने ले लिया? तो सूरत और हुगली, तो ये हुगली मछलीपट्टनम के साथ में ही अटैच रहेगा। तो इन दोनों बंदरगाहों की जगह बम्बई और कलकत्ता आ गए थे। बम्बई और कलकत्ता दिल्ली से पहले अंग्रेज़ों ने भारत की राजधानी भी घोषित की थी, पता हो तो। और अगर आप लोगों को पता है दिल्ली से पहले अंग्रेज़ों ने भारत की राजधानी कलकत्ता को बनाया था, तो आप बताएंगे कलकत्ता को राजधानी कब घोषित किया गया, और इसके साथ साथ बताएंगे कमेंट में कि दिल्ली को राजधानी दोबारा से कब घोषित किया गया। पहले अंग्रेज़ों ने कलकत्ता को राजधानी कब बनाया और आफ्टर देन दिल्ली को राजधानी कब बनाया, दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल और कर्नाटक पर राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उपरांत कंपनी ने कपास उत्पादक किसानों व बुनकरों के लिए क्या नियम बनाए? तो क्या नियम बनाए, हमने पहले ही इसके ऊपर डिस्कस किया था कि सबसे पहले तो इन्होंने गुमाश्तों की नियुक्तियां कर दी थी जो बुनकरों के ऊपर नियंत्रण रखते थे, और दूसरा जो कंपनी ने किसानों पर अन्य खरीदारों को माल बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी कि किसान जो है कंपनी को ही माल बेचेंगे, किसी और को माल नहीं बेच सकेंगे, ये प्रतिबंध इनके ऊपर लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1811-12 में भारत के कुल निर्यात में सूती माल का कितना हिस्सा था? तो 33% हिस्सा सूती माल से रहेगा। आगे उस टाइम की एडवर्टाइजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, सनलाइट साबुन कैलेंडर 1934 में, याद रखेंगे सनलाइट साबुन कैलेंडर 1934 में किस भगवान को स्वर्ग से रोशनी लाते हुए दिखाया गया है? तो भगवान विष्णु की इसके ऊपर मूर्ति लगी हुई थी और स्वर्ग से रोशनी लाते हुए इसके ऊपर दिखाया गया था। किसमें? सनलाइट साबुन के कैलेंडर के अंदर। कब? 1934 में। और किस भगवान को? विष्णु भगवान को स्वर्ग से रोशनी लाते हुए दिखाया गया है। तो ये पॉइंट, हर एक पॉइंट एनसीईआरटी के हिसाब से नोट करने लायक है। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ और कब स्थापित हुई? तो बम्बई के अंदर 1854 में जो पहला ही उद्योग हम मानेंगे स्थापित हुई थी। बम्बई के अंदर भारत की पहली सूती कपड़ा मिल 1854 के अंदर लगी, और 1855 के अंदर जो है जूट की पहली मिल बंगाल के अंदर स्थापित हुई थी। 19वीं सदी में पूरे इंग्लैंड में कितने भाप के इंजन थे? तो 321। भारत के 2 प्रसिद्ध प्रारंभिक उद्योगपति कौन से रहेंगे? तो द्वारकानाथ टैगोर, डिजा पैटेट, जमशेदजी नुसरवान जी टाटा। जे.एन. टाटा ने देश का पहला लौह संयंत्र कब और कहाँ स्थापित किया? तो लौह इस्पात संयंत्र देश का पहला किसने लगाया? जमशेदजी टाटा ने। कहाँ पर? जमशेदपुर में। कब? 1912 के अंदर। 1912 के अंदर लगाया, जमशेदपुर में लगाया। और लौह इस्पात संयंत्र और जे.एन. टाटा, तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे हम। जॉबर कौन होता है? जॉबर, तो जॉबर कौन होता है? नए मजदूरों की भर्ती करने वाले व्यक्ति को जॉबर कहते हैं, यानी कि जो काम पे लोगों को रखता है उसको जॉबर कहा जाता है। यूरोपीय प्रबंधकीय कंपनियों की किन खास उत्पादों के उत्पादन में दिलचस्पी थी? तो यूरोपीय जो कंपनियां हैं वो चाय, नील, कॉफ़ी, जूट और खनन के उत्पादन में दिलचस्पी ले रही थी, क्योंकि यही इनका व्यापार जो है
बढ़ाने में सहायक थे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारत के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध का भारत के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, हमने पहले डिस्कस किया। भारतीय उद्योगों के अंदर वस्तुओं की मांग बढ़ गई थी और इससे भारत का औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ गया था। नेक्स्ट, फ्लाई स्टल क्या है? तो फ्लाई स्टल पुलियों और रस्सियों के सहारे चलने वाला यांत्रिक औजार है। बुनाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 1917 में कलकत्ता में पहली जूट मिल किसने लगाई? तो मारवाड़ी सेठ हुकमचंद जी ने ये 1917 में कलकत्ता के अंदर पहली जूट मिल लगाई थी। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ गंगेटिक बिहार ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। पुस्तक किसने लिखी? जे कृष्णमूर्ति ने। पुस्तक का नाम एक बार फिर से देखेंगे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ गंगेटिक बिहार ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। पुस्तक किसने लिखी? जे कृष्णमूर्ति ने। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पहला दफ्तर कहाँ था? तो ये मद्रास और आज के टाइम में इसको हम चेन्नई बोल देते हैं, तो यहाँ पर रहेगा। ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पहला दफ्तर कहाँ पर? मद्रास, चेन्नई के अंदर। नेक्स्ट, द्वारकानाथ टैगोर कौन थे? तो द्वारकानाथ टैगोर बंगाल के उद्योगपति रहेंगे, प्रसिद्ध उद्यमी रहेंगे और 1830 से 40 के दशकों में 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां स्थापित की थी इन्होंने। जमशेदजी जीजीभॉय कौन थे? तो जमशेदजी जीजीभॉय एक पारसी बुनकर के बेटे थे और चीन के साथ व्यापार में उन्होंने बहुत धन कमाया था। उस टाइम में चीन के अंदर जो अफीम की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। अंग्रेज जो है चाइना को क्या सप्लाई करते थे भारत से? तो अफीम सप्लाई करते थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन रहेगा 1911 में बम्बई के सूती कपड़ा उद्योग में काम करने वाले 50% से अधिक मजदूर कहाँ से आते थे? तो बम्बई के पास स्थित रत्नागिरी जिले से आते थे। और नेक्स्ट है भारतीय, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ सकते हैं। हमारे पास इम्पोर्टेंट लाइन ये रहेगी, भारतीय जो निर्माता थे उन्होंने विज्ञापन में क्या संदेश दिया था? तो भारतीयों के जो विज्ञापन होते थे उनमें राष्ट्रवाद का संदेश दिखाई देता था, राष्ट्रवाद का। ठीक है, नेक्स्ट है भाई भोंसले कौन थे? तो भाई भोंसले बम्बई के ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे जिन्होंने बम्बई के उद्योगों में 1930-40 की अवधि में कार्यरत मजदूरों की दुर्दशा का वर्णन किया। किसने? भाई भोंसले। नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, 1928 में बच्चों के लिए ग्राइप वाटर के उत्पादन पर किस भगवान का चित्र लगा होता था? तो बच्चों के लिए बात करें तो बच्चों के लिए भगवान कृष्ण के बाल रूप का फोटो उन्होंने लगाया था। किसके ऊपर? ग्राइप वाटर के उत्पाद पर। कब? 1928 में। तो 1928 में बच्चों के लिए ग्राइप वाटर के उत्पाद पर भगवान कृष्ण के बाल रूप का फोटो रहेगा। नेक्स्ट है 1772 में अंग्रेज अफसरों हेनरी ने, जो अंग्रेज अफसर हेनरी रहेगा, इसने भारतीय कपड़े के बारे में क्या कहा था? हेनरी पतुलो ने। तो 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पतुलो ने कहा था, भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता है। क्योंकि हाथ से जो भारतीय कपड़ा बनाया जाता था उसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट थी उस टाइम के हिसाब से। तो ध्यान रखेंगे, किसने कही ये बात? हेनरी पतुलो ने। और बात क्या कही ये भी ध्यान रखनी है कि भारतीय कपड़े से बढ़िया कपड़ा दुनिया में कहीं नहीं बन सकता। नेक्स्ट है मैनचेस्टर के लेवल पर किसका चित्र लगा था? तो मैनचेस्टर के लेवल पर महाराजा रणजीत सिंह का चित्र लगा था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का आरंभ कब हुआ? तो 1730 के दशक में, जब सूती कपड़ा मिल सबसे पहले वहाँ पर स्टार्ट हुई, उस टाइम की बात ये कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी के चित्र को नई सदी का उदय दिखाया गया था। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई थी, ये चीज़ें अपने को बतानी है। जो E.T. पॉल कंपनी का चित्र था उसके अंदर क्या क्या दिखाया गया था वो हम लोग बताएंगे। तो इसके अंदर रेलवे दिखाया गया था, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाने दिखाए गए थे और साथ में कैमरा और मशीनें भी दिखाया गया था। अगर NCERT बुक्स आपके पास है तो उसके अंदर ये चित्र दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं।
ये सारी चीज़ें जो नई सदी का उद्यान नाम से फोटो छपा था उसके अंदर दिखाई गई थी। प्राच्य शब्द किससे संबंधित है? तो पूर्व आधुनिक से, यानी कि आधुनिक से पहले के टाइम को प्राच्य जो कहा गया है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, आद्य औद्योगिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा उत्पादन के काम में भूमिका निभाता था? तो स्टेपलर, कॉर्डिंग और फुलर तीनों ही कपड़ा उत्पादन के काम में भूमिका निभाते थे। औद्योगिक क्रांति का आरंभ किस देश से हुआ? इंग्लैंड से। 1730 का दशक रहेगा। तो कारखानों की स्थापना जब हुई थी 1730 के दशक में। इंग्लैंड में सबसे पहले किस उद्योग का विकास हुआ? तो कपड़ा उद्योग का। निम्नलिखित में से कौन सा चरण कपड़ा की उत्पादन की प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है? तो कार्डिंग, लपेटना, ऐंठना, ये सभी पॉइंट रहेंगे कपड़ा उत्पादन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेपलर और फुलर किस व्यवसाय से जुड़े हुए थे? तो स्टेपलर और फुलर जो है सूती कपड़े के जो व्यवसाय था उसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट निभाने वाली प्रक्रियाएं हैं ये। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो न्यू कॉमेन ने किया था। किसका? भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? न्यू कॉमेन ने। और इसके अंदर सुधार किसने किया था? जेम्स वाट ने। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स हरग्रीव्स ने किया। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने कब किया था? तो 1764 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार 1764 में। 17वीं शताब्दी में भारत की प्रमुख बंदरगाह क्या थी? तो 17वीं शताब्दी के अंदर भारत की प्रमुख बंदरगाह सूरत, हुगली और मछलीपट्टनम ये रहेगी। और एक टाइम ऐसा आया जब सूरत, हुगली, मछलीपट्टनम, सूरत और मछलीपट्टनम को छोड़ करके हुगली तो बना रहा था क्योंकि कलकत्ता के पास रहेगा, तो लेकिन इन दोनों को हाशिए पर धकेल करके बम्बई जो है वो आ गया था आगे जो प्रमुख बंदरगाह के रूप में। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले किस क्षेत्र पर राजनीतिक सत्ता स्थापित की? तो बंगाल क्षेत्र पर। गुमाश्ता कौन थे? तो बुनकरों पर निगरानी रखने वाले वेतनभोगी कर्मचारी रहेंगे। नेक्स्ट है, बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब लगी? बम्बई की बात करें या इंडिया की बात करें तो 1854 के अंदर पहली कपड़ा मिल यहाँ पर लगी थी। भारत में पहली जूट मिल कहाँ लगी? तो बंगाल के अंदर लगी थी 1855 में। 1855 में लगी थी ये। बंगाल में उद्योगों की स्थापना किसने की? तो द्वारकानाथ जी टैगोर ने की थी बंगाल के अंदर। और जे.एन. टाटा जमशेदपुर के अंदर रहेंगे। कलकत्ता में पहली जूट मिल किसने स्थापित की? कलकत्ता में पहली जूट मिल सेठ हुकमचंद ने स्थापित की थी। किसने? सेठ हुकमचंद ने। जमशेदपुर में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किसने की? जे.एन. टाटा ने। जमशेद जी नुसरवान जी टाटा। फ्लाई स्टील का प्रयोग किस उद्योग में होता है? हथकरघा के अंदर। कपड़ा निर्माण से संबंधित रहेगा ही। 1934 में सनलाइट साबुन के कैलेंडर पर किस भगवान को आसमान से रोशनी लाते हुए दिखाया गया था? तो भगवान विष्णु रहेंगे ये, ब्रह्मा नहीं है, विष्णु। भगवान विष्णु को दिखाया गया था। उत्पादक कैलेंडरों पर किस प्रकार के चित्र छापते थे? तो उत्पादक जो है कैलेंडरों के ऊपर देवी देवताओं के, राजा महाराजाओं के और शाही व्यक्तियों के चित्र छापते थे ताकि जो आम जनता है उसके ऊपर इन लोगों की जो छवि से जो वस्तु खरीदने की लालसा जागी। आज के टाइम में भी यही होता है, जो प्रसिद्ध सेलिब्रिटी होते हैं उनको एडवर्टीजमेंट के अंदर दिखाया जाता है ताकि जो उनके चाहने वाले, सेलिब्रिटीज को चाहने वाले हैं, वो उस वस्तु को खरीदें। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इंग्लैंड में मैनचेस्टर रहेगा ये, तो सूती कपड़ा से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1901 में भारत में सबसे बड़ा उद्योग रहेगा। तो 1901 में भारत का सबसे बड़ा उद्योग रहेगा सूती कपड़ा उद्योग। ठीक है, तो आज के हमारे पास यही क्वेश्चन रहेंगे। औद्योगिकरण का युग से संबंधित जो एनसीईआरटी 10th क्लास 5th लेसन से जो क्वेश्चन थे हमने डिस्कस किए हैं। आगे के जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो भी जल्द ही आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए आपके पास सबसे ज़रूरी काम जो रहेगा, यूट्यूब चैनल बिश्नोई एजू हेल्प को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।